हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और सिंसियरली आप लोग अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हों और फिर उसके बाद में आपसे ये बोला जाता हो कि आपको बचे हुए कंटेंट के लिए किसी तरीके का कोई पेमेंट करना पड़ेगा या फिर किसी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सारा का सारा कोर्स एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, चाहे आप CBSE से हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हों, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, कोई भी सब्जेक्ट का कंटेंट है आपको एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल्स एंड हमारी जो वेबसाइट है उस पर आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। सो इसी पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से हो सके इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक आपके लिए टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर्स लेकर आया है। वो भी आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसी चीज़ के कंटिन्यूशन में, इसी सीरीज़ के कंटिन्यूशन में मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हमारा जो हिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस है, उसका जो टर्म 2 के सिलेबस में आपका 3rd चैप्टर है रेबल्स अंडर राज, उसमें आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग उन केस बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस में, कैसे हमको उसका जवाब देना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन। जो रहेगा हमारा, इसमें थीम 11 रेबल्स अंडर राज, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि टर्म 2 के सिलेबस का जो आपका तीसरा चैप्टर है उसके केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह को हम लोगों को इसमें देखना है, उसमें हम लोगों को उसको डिस्कस करना है। चलें, तो सबसे पहला जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब वो बच्चे जो अगर आज पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन में, उनके लिए मैं आपको बता दूं केस बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है, इसमें ये बोला गया है कि इसके कई सारे सेक्शंस जो हैं, आपका टर्म 2 का जो पेपर आने वाला है, इसके कई सारे सेक्शंस रहने वाले हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर केस के ऊपर, और फिर उसके ऊपर आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के एक केस के आपके 4 नंबर बनते हैं। इस तरीके के 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि कुल मिला के आपके 8 नंबर जो हैं केस बेस्ड क्वेश्चन से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको कुल मिला के एक सेक्शन सी मिलेगा जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं और वो 8 नंबर के आपके बनकर तैयार होते हैं। तो उसी पे हम लोग अब रेबल्स एंड द राज का जो हमारा चैप्टर है, उससे कितने केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख रहे हैं, और उनको फिर कैसे जवाब देना है वो सारी बातें। तो पहला जो केस है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन केस स्लैश सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले अपने को एक केस दिया हुआ है, इसमें एक पैराग्राफ वगैरह पूरा दिया हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल 2 नंबर का है, ये आपका CBSE के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, या फिर कई बार इसको चेंज भी कर देते हैं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा, दूसरा 2 नंबर का हो जाएगा। जो भी है वो मेंशन्ड उसमें आता है, मगर हमको बेसिकली ये पैराग्राफ पढ़कर जो है इसका जवाब देना है। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, what happened in the cities during the months of revolt, how people lived through these months of tumult, what was normal time, how was normal life affected, reports from different cities tell us about the breakdown in routine activity। यानी कि ये पैराग्राफ जो है इसमें हमको ये बताया गया है कि जब आपका रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट जब चल रहा था, तब शहरों में जो नॉर्मल लाइफ थी वो किस तरीके से अफेक्ट हुई थी, और लॉ एंड ऑर्डर जो है किस तरीके से उसका ब्रेकडाउन हुआ था। रीड दीज रिपोर्ट्स फ्रॉम दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857। दिल्ली से एक उर्दू अखबार छपता था, उसका 14 जून 1857 का एडिशन है, उसमें क्या लिखा हुआ है। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर वेजिटेबल एंड साग स्पिनच। यही बात जो है आपका सब्जियों के लिए और साग यानी कि आपकी पालक के लिए भी सही है। पीपल हैव बीन फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू एंड बैंगन कैन नॉट बी फाउंड इन द बाजार्स। लोग ये बोल रहे हैं कि अब तो कद्दू और बैंगन भी जो है बाजारों में नहीं मिल रहा। पोटेटोज एंड अरवी when available are of stale and rotten variety। और आलू और अरबी अगर मिल भी रहे हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, खराब हैं, सड़े हुए हैं। stored from before by far sighted कुंजार्स, और इनको उन लोगों ने जो है आपका स्टोर करके रखा था जिन्होंने देख रखा था कि आगे माहौल जो है खराब होने वाला है। आगे, from the gardens inside the city some produce does reach a few places but the poor and the middle class can only lick their lips and watch them
यानी कि अब आपके शहर के अंदर कई जगह हैं, कई गार्डन्स ऐसे हैं जहां पर आपका सब्जियां उगाई जा रही हैं, मगर जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास वाले हैं वो सिर्फ अपने होंठ जो हैं वही चाट के रह सकते हैं, क्योंकि और वो देख सकते हैं क्योंकि उनको जाते हुए, क्योंकि ये जो आपकी सब्जियां यहाँ पर उगाई जा रही हैं वो सिर्फ कुछ लोगों को के लिए हैं, वो सिर्फ अमीर लोग जो हैं या फिर आपके जो रॉयल फैमिली है सिर्फ उन्हीं के लिए रखा गया। देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड्स अटेंशन विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द पीपल विच इज दैट द वाटर कैरियर्स हैव स्टॉप्ड फिलिंग वाटर। अब इसके अलावा एक और चीज है जिसकी तरफ अपना ध्यान जाना चाहिए, जिसके कारण लोगों की जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है, वो ये है कि जो वाटर कैरियर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पे पानी लेकर जाने वाले लोग हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे जो वाटर की सप्लाई थी वो रोक दी है। अलग अलग जगहों पर जो पानी के आपके टैंक भरे जाते थे वो बंद कर दिए हैं। पुअर शुरफास are seen carrying water in pails on their shoulder and only then the necessary household tasks such as cooking eating can take place। अब जो गरीब लोग हैं, जिनमें से आपके गरीब शुरफास जो हैं, ये लोग अपने कमर पर या अपने पीठ पर जो है धीरे पानी रखकर धीरे धीरे एक से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, और घरों में उसके बाद ही जो है बेसिक एक्टिविटीज खाने पीने बनाने की हो पा रही हैं। द राइचियस हैव बिकम करप्ट, मेनी मोहल्लास हैव नॉट बीन एबल टू अर्न फॉर सेवरल डेज। अब जो आपके सही लोग थे, जो अच्छे से रहते थे, वो आपके करप्ट हो गए हैं, और कई सारे आपके मोहल्ले ऐसे हैं जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं कमाया है, कई वहां पे कुछ भी जो है अर्निंग वगैरह नहीं हुई है। एंड इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज देन डिके, डेथ एंड डिजीज विल कंबाइन टुगेदर टू स्पॉइल द सिटी। अब अगर यही चीज आपकी चलती रही तो होगा ये, डिके, डेथ और डिसीज फैलेंगे, और उसके चक्कर में शहर जो है उसकी हवा खराब होगी, और एक एपिडेमिक जो है वो स्प्रेड करेगा ओवर द सिटी एंड इवन टू द एरियाज एडजेसेंट एंड अराउंड। यानी कि शहर में और शहर के आसपास के इलाकों में फिर बीमारियां जो हैं फैलने लगेंगी। इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। अब ये पैराग्राफ बेसिकली बता क्या रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में जो ऑर्डिनरी लाइफ चल रही है, यानी कि रिवोल्ट जब हो गया तो उस वक्त में आम जनमानस की स्थिति क्या है उसको बताया गया है। पहली चीज तो ये कि इसके लिए आपने इस्तेमाल किसका किया है, एक उर्दू अखबार, उसका 14 जून 1857 का जो एडिशन है उसमें जो न्यूज या फिर रिपोर्ट छपी है आपने उसका इस्तेमाल किया, पहली चीज। दूसरी बात ये, इसमें आप ये बता रहे हो खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, पीने का पानी तक नहीं है, और अगर यही चीजें चलती नहीं तो आगे जाके मैटर जो है बहुत बुरी तरह से खराब होने वाला है। अब इस पे 3 सवाल अपने से पूछे गए। पहला, हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड। दूसरा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पुअर एंड द मिडिल क्लास। एंड तीसरा, हाउ डिड दिल्ली उर्दू अखबार व्यू द एक्शंस ऑफ द पीपल। अब इन 3 क्वेश्चंस का अपने को जो है जवाब देना है। चले, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड। इसका जवाब एक लाइन में दिया जा सकता है, नॉर्मल लाइफ वाज अफेक्टेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ रूटीन एक्टिविटीज एंड राइज इन द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी गुड्स। तो ये एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर इसको 2 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल लाइफ वाज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, या फिर इन फॉलोइंग वेज। पहला, ब्रेक डाउन ऑफ रूटीन एक्टिविटीज, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा, राइज इन द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी गुड्स। इस तरीके से एक लाइन या फिर 2 पॉइंट्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। 1 नंबर का सवाल, इससे ज्यादा इसमें और माथा खपाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पुअर एंड द मिडिल क्लास। पुअर और मिडिल क्लास की क्या परिस्थिति थी, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास की कंडीशन जो थी पहले से और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि आपके जो एसेंशियल गुड्स थे, खाने पीने का सामान हो गया, इन सब की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इसके कारण जो गरीब थे और मिडिल क्लास जो लोग थे, इन लोगों के लिए अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया कि वो ये सारी चीजें खरीद पाएं और उनका फिर उपभोग कर पाएं, उनका इस्तेमाल कर कर अपना जीवन जो है सस्टेन कर पाएं। तो सेकंड का जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, हाउ डिड दिल्ली उर्दू अखबार व्यू द एक्शंस ऑफ द पीपल। अब दिल्ली के जो उर्दू अखबार थे वो लोगों के एक्शंस को किस तरीके से देख रहा था, तो दिल्ली उर्दू अखबार ने जो लोगों के एक्शंस थे, खास तौर पे जो पुअर शुरफाज वगैरह थे, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बातचीत करी कि भाई वो लोग जो हैं अपना पानी वगैरह लेकर जा रहे हैं अपने कंधों पर, या फिर अपनी पीठ पर लाद के जो बूढ़े लोग हैं वो सब पानी वगैरह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपके वाटर कैरियर्स ने जो है पानी वगैरह इकट्ठा करना बंद कर दिया है। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके जो राइटियस्ट हैं वो करप्ट हो गए हैं, और आपका जो पूरी की पूरी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि अगर ये चीजें चली तो फिर मैटर और ज्यादा खराब होंगे। ये दिल्ली का जो उर्दू अखबार है वो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था। तो इस तरीके से ये जवाब आप दे सकते हैं। एक बात और कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए भी मैं इस बात को बताता चलूं कि अगर हो सके तो आप जब पेपर अटेंड करते हैं तो सबसे पहले अपने को केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको जवाब देना है। अब 1-1 नंबर के 2 सवाल हैं और 2 नंबर का 1 सवाल है, यानी कि मैक्स टू मैक्स आपको 2-2 लाइनें 2 सवालों में लिखनी है, और 3 से 4 लाइनें, ज्यादा 5 लाइनें आपको एक सवाल में लिखनी है। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस
क्वेश्चंस हैं, 2 पैराग्राफ्स और उनके ऊपर 3-3 यानी कि 6 सवाल। इसको करने में मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, और कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाए तो 20 मिनट। 20 मिनट में अगर आप 8 नंबर और 8 नंबर में से इस तरह से कि 7 साढ़े 7 नंबर अगर आप लोग इंश्योर कर लेते हैं मैक्सिमम मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी सारे सवालों में आपको लिखने के पहले कुछ सोचना पड़ेगा, यहां पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ से ही जो है आप जवाब बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका यहां पर 8 नंबर में से 7 साढ़े 7 नंबर आसानी से श्योर हो सकते हैं, इंश्योर हो सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह रहेगी सबसे पहले अगर हो सके तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से आपके जो 3 सवाल हैं ये हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अपने को मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बताया गया है, उनके ऊपर अपने को पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद में फिर से आपको 3 सवाल और उन 3 सवालों के जवाब देने हैं। चलें पढ़ते हैं। रीड द गिवन केस / सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मौलवी अहमदुल्ला शाह। Maulvi Ahmadullah Shah was one of the many Maulvis who played an important role in the revolt of 1857. मौलवी अहमदुल्ला शाह उन बहुत सारे मौलवियों में से एक था जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल 1857 की रिवोल्ट में अदा किया था। एजुकेटेड इन हैदराबाद, ही बिकेम अ प्रीचर व्हेन यंग। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी और ये एक प्रीचर या मौलवी बन गए थे काफी यंग उम्र में। इन 1856 ही वाज सीन मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रीचिंग जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अर्जिंग पीपल टू रिबेल। अब 1856 में ये व्यक्ति जो था एक से दूसरे गांव में मूव कर रहा था और लोगों को जिहाद पढ़ा रहा था, या ये बोल रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ आपको जिहाद करना चाहिए, और लोगों से बोल रहा था कि भाई रेबल्स वगैरह के साथ में खड़े हो जाओ और रेबल जो है आप कर दो, रेबेलियन वगैरह कर दो। ही मूव्ड इन अ पैलेंक्विन, यानी कि एक पालकी में मूव करता था, विद ड्रम बीटर्स इन फ्रंट एंड फॉलोअर्स एट द रियर। और इसके पहले जो है आपके ड्रम बीटर्स वगैरह चलते थे और इनके पीछे की तरफ में जो है आपके फॉलोअर्स वगैरह मूव किया करते थे। ही वॉज देयरफॉर पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह द मौलवी विद द ड्रम। इसलिए कई बार इनको पॉपुलरली जो एक और नाम दिया गया था वो था डंका शाह, यानी कि वो मौलवी जिसके आने के पहले डंका पीटा जाता है। अगला, British officials panicked as thousands became following the Maulvi and many Muslims began seeing him as an inspired prophet. अब ब्रिटिशर्स को टेंशन होने लगी जब उन्होंने ये देखा कि मौलवी को हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं और काफी ज्यादा जो यंग मुस्लिम्स वगैरह हैं उसको एक इंस्पायर्ड प्रॉफिट के तौर पे देखने लगे हैं। आगे, When he reached Lucknow in 1856, he was stopped by the police from preaching in city. जब 1856 में लखनऊ पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने इसको शहर में जो है प्रीच करने से रोक दिया। सब्सिक्वेंटली 1857 में इसको जेल कर दिया गया फैजाबाद में। When released, he was elected by the mutinous 22nd Native Infantry as their leader. अब बाद में जब रिवोल्ट हो गई तो उसके बाद में 22nd Native Infantry ने इसको फैजाबाद की जेल से आजाद करवाया और इसको अपना लीडर मान लिया। He fought in the famous battle of Chinhat, in which British forces under Henry Lawrence were defeated. अब एक बैटल हुई थी जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ चिन्हाट, काफी ज्यादा फेमस बैटल है। इसमें ये बंदा लड़ा था और इसमें जो अंग्रेज फोर्सेस थी ये लड़ रही थी हेनरी लॉरेंस की लीडरशिप में, ये लोग हार गए थे। ये जो आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह वगैरह ये लोग जीत गए थे। He came to be known for his courage and power. Many people in fact believe that he was invincible. अब इस बंदे को इसकी करेज और पावर के लिए जो है जाना जाता है। कई सारे लोग जो है इनफैक्ट ये भी मानते थे इसको हराया नहीं जा सकता, इसके पास मैजिकल पावर्स हैं और अंग्रेज इसको मार नहीं सकते। इट वाज दिस बिलीफ दैट पार्टली फॉर्म द बेसिस ऑफ हिज अथॉरिटी। और ये जो बिलीफ है कि इनविंसिबल है, हराया नहीं जा सकता, मैजिकल पावर्स हैं, अंग्रेज को मार नहीं सकते, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के कारण भी काफी सारे लोग जो हैं इससे आकर जुड़े और इसकी अथॉरिटी वगैरह जो है यहां से बनी। अब ये एक पैराग्राफ आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बताया गया। इस पे 3 सवाल पूछे गए, उसका अपने को जवाब देना है। पहला, Why were Britishers frightened by Maulvi Ahmadullah Shah? पहला क्वेश्चन। Why Maulvi Ahmadullah Shah was popular? Second question. And तीसरा, name the battle which was fought by Shah and what was the consequences? अब एक एक करके हम लोग इनका जवाब देखना है। पहला क्वेश्चन है Why were Britishers frightened by Maulvi Ahmadullah Shah? तो इसका जवाब तो इसी में आपने ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है कि जब ये लखनऊ वगैरह पहुंच गया तो इसको स्टॉप किया गया था पुलिस के द्वारा फ्रॉम प्रीचिंग। वजह ये थी कि हजारों की तादाद में जब लोग इनके साथ में आके जुड़ने लगे तो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स वगैरह थे पैनिक हो गए। तो इसी बात को जो है आप जस का तस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा कि भाई ब्रिटिशर्स वर फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ मौलवी अहमदुल्ला शाह, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिगेन फॉलोइंग मौलवी एंड मेनी मुस्लिम्स बिगेन सीइंग हिम एज एन इंस्पायर्ड प्रॉफिट। तो ये 1 लाइन या 2 लाइन में आपका हो गया, खेल खत्म, 1 नंबर इसका आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why मौलवी अहमदुल्ला शाह was popular? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है पॉपुलर क्यों था?
तो उसकी वजह ये थी क्योंकि वो एक से दूसरे गांव लगातार मूव करता था, जिहाद वगैरह जो है उसकी शिक्षा लोगों को दे रहा था और लोगों को रेबेल करने के लिए बोल रहा था। एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि साथ में डंके लेकर चलता था और वो अपना मुनादी पिटवाता हुआ चलता था। तो कई लोग डंका शाह भी बोलते थे। तो एक वो अपना एक अलग जो है एक अपील है कह सकते हैं लोगों के बीच में कि एक पालकी में आ रहा है, लोग वगैरह डंका पीट रहे हैं, फॉलोअर्स पीछे चल रहे हैं, तो उसके कारण एक अपना ऑरा या फिर एक शो ऑफ बनता था, जिसके कारण भी लोग काफी ज्यादा इंस्पायर होते थे या इंप्रेस होते थे, इसलिए पॉपुलर था। तीसरा, नेम द बैटल विच वॉज फॉट बाय शाह एंड व्हाट वाज द कंसिक्वेंस। तो ये तो आसान सवाल है, यहीं से आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा कि इन्होंने जो है आपका ही यहां से जो है आप जस का तस उतार दीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इन्होंने फेमस बैटल जो थी चिन्हाट की वो लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज फोर्सेस जो थी आपका हेनरी लॉरेंस की कमांडरशिप में लड़ रही थी और इनको हरा दिया था इन लोगों ने और ये लोग जीत गए थे। तो ये यहां से लिख सकते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह फॉट द फेमस बैटल ऑफ चिन्हाट। इन द बैटल द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड। ये लिख के खत्म कर दीजिए। एंड ऑफ द स्टोरी आपके यहां पर कुल मिला के 4 नंबर में से 4 नंबर के 4 नंबर जो यहाँ पे आपके सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सवाल वगैरह में आंसर वगैरह जो आप लिखोगे उसमें मार्क्स वगैरह कटने का ऐसा कोई कंसिक्वेंस यहाँ पे बनता नहीं है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो गया। चलें अगला। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आर्टिकल हमको दिया गया है या फिर जो केस या पैराग्राफ हमको दिया गया है, ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो 25 अगस्त 1857 को आया था उसके ऊपर बेस्ड है। अब हमको पता है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन बेसिकली बादशाह के नाम पर जारी किया गया एक प्रोक्लेमेशन या फिर एक फरमान था, जिसमें यह बताया गया था कि जब ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और जब अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में जब बादशाह का रूल आएगा, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था बादशाही गवर्नमेंट, उस वक्त में जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनके लिए फिर क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा और उनकी जो समस्याएं थी उनको किस तरीके से डील किया जाएगा। तो उसी में से ये थोड़ा सा सेक्शन उठाया है और इसके ऊपर जो है हमको एक केस या फिर एक पैराग्राफ बनाकर दिया है, जिसके ऊपर फिर हमको सवालों के जवाब देना है। चलें पढ़ते हैं। रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स, it is not a secret thing that under the British government, natives employed in the civil and military service have little respect, low pay and no manner of influence. अगर हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स की बात करें, सरकारी नौकरों की या सरकारी नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं उनकी बात करें, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के अंडर में जो काम कर रहे हैं यहाँ के नेटिव्स वगैरह, अंग्रेज सरकार के अंडर में जो नेटिव्स यानी कि जो हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, उन हिंदुस्तानियों को ना किसी तरीके की कोई रिस्पेक्ट मिलती है, ना किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस है, ना किसी तरीके की डिग्निटी वगैरह है, ना कुछ और मिल रहा है, चाहे वो सिविल में काम कर रहे हो चाहे मिलिट्री सर्विस में काम कर रहे हो। एंड ऑल द पोस्ट ऑफ डिग्निटी एंड एमोल्यूमेंट्स इन बोथ द डिपार्टमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली बेस्टोड टू इंग्लिशमैन। और अब चाहे आप सिविल की बात कर लें चाहे आप मिलिट्री की बात कर लें, जितनी भी वो पोस्ट हैं जिसमें रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है और पैसा अच्छा मिलता है, वो सारी की सारी जो है वो अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड है। Therefore, all the natives in the British service ought to be active to their religion and interest. इसलिए आपके जितने भी नेटिव्स हैं, जितने भी हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों को करना ये चाहिए कि इनको अपने रिलीजन और अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए काम करना चाहिए। एंड एब्ज्यूरिंग देयर लॉयल्टी टू इंग्लिश, और अंग्रेज़ों के प्रति अपनी जो लॉयल्टी है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। साइड विद द बादशाही गवर्नमेंट की तरफ उनको आ जाना चाहिए। एंड ऑब्टेन सैलरीज ऑफ 200 and 300 रुपीज़ अ मंथ, और उसके बदले में उनको 200 से 300 रुपये की सैलरी जो है महीना मिलेगी। यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत के अंडर में 20, 30, 40 रुपये से ज़्यादा आपको महीने का मिल नहीं रहा। रुपीज अ मंथ फॉर प्रेजेंट एंड बी एंटाइटल्ड फॉर हाई पोस्ट इन द फ्यूचर। मतलब अभी 200 से 300 रुपये महीना आपको तनख्वाह मिलेगी और आने वाले वक्त में आपको हाई पोस्ट वगैरह जो है वो भी दी जाएंगी, इसका भी वादा किया जा रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। Regarding artisans, it is evident that the Europeans, by the introduction of English articles into India, have thrown the weavers, the cotton dressers, the carpenters, the blacksmith, and the shoemaker, etc., out of employment, and have engrossed their occupations. अब अगर हम लोग काश्तकारों की बात कर लें, आर्टिस्ट वगैरह की बात कर लें, आर्टिसंस वगैरह की बात कर लें, तो हमको पता है, ये सब जानते हैं कि यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियंस ने आपके इंग्लिश आर्टिकल्स को इंडिया में जब से इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जब से अंग्रेजी सामान हिंदुस्तान में बिकना शुरू हुआ है, उसके बाद से आपके चाहे आर्टिसंस में वीवर्स हों या फिर आपके कॉटन ड्रेसर्स वगैरह हों या आपके कारपेंटर हों, ब्लैक स्मिथ हों या फिर आपके जूते बनाने वाले शू मेकर्स हों, सबके सब जो है एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो गए हैं। अब किसी के पास में भी इस तरीके की परिस्थिति नहीं है कि वो खा कमा सकें अपने प्रोफेशन की मदद से। एंड उनके जो प्रोफेशंस हैं उनको अंग्रेजों ने एंग्रॉस कर लिया है।
सो दैट एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेटिव आर्टिसन हैज बीन रिड्यूस टू बेगरी। इसलिए आज की तारीख में आज किसी भी आप हिंदुस्तानी आर्टिसन की बात कर लें तो उसका जिक्र सिर्फ एक ही बात पे आता है कि वो भीख मांग रहा है। बट अंडर बादशाही गवर्नमेंट द नेटिव आर्टिसंस विल एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ किंग्स, द राजाज, द रिच, एंड दिस विल नो डाउट इंश्योर दैट प्रॉस्पेरिटी। मगर जब आपकी बादशाही गवर्नमेंट आ जाएगी उस वक्त में होगा ये कि जो आपके आर्टिसंस वगैरह हैं इनको एक्सक्लूसिवली जो है राजा की सर्विस में, बादशाहों की सर्विस में और बाकी जितने भी आपके अमीर उमराव हैं उनकी सर्विस में रखा जाएगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के दिन जो है लौट कर आएंगे। इस तरीके से अपने को यहाँ पर जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में दो लोगों के बारे में खास तौर पे बताया गया है। एक तो अंग्रेजों के अंडर में काम करने वाले आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, और दूसरा आपके जो आर्टिसंस वगैरह हैं उनके बारे में जो दो आर्टिकल्स उसमें से उठा के इन्होंने डाले हैं। अब इसके ऊपर ये लोग सवाल वगैरह बनाएंगे और इन सवालों की फिर अपने को जवाब लिखना है। चलें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स अफेक्टेड द आर्टिसंस। आसान सवाल है, पैराग्राफ में आपको इसका जवाब यहां से यहां के बीच में मिल जाएगा। ये जो 2-3 लाइनें हैं इसका जवाब यहां पर लिखा हुआ है कि बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स इनटू इंडिया हैव थ्रोन द वीवर्स, द कॉटन ड्रेसर्स, द कारपेंटर्स, द ब्लैकस्मिथ एंड द शू मेकर एक्सेट्रा आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हैव engrossed their occupation so that every description of native artisans have been reduced to beggary। इतना लिख दीजिए, मोर देन इनफ होगा और आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब हो जाएगा। इसके लिए तो कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लगभग उसी तरीके से आपने जो है यहाँ पर जवाब लिखा है कि इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स ऑन आर्टिसंस वाज दैट दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर ऑक्यूपेशंस वर कैप्टिवेटेड एंड द नेटिव्स वर रिड्यूस्ड टू बेगर्स। इससे इट्स एज सिंपल एज दैट। एक नंबर में इससे ज़्यादा कुछ और लिखने का सेंस बनता नहीं है। तो या तो इस तरह से अपने शब्दों में लिख दें या फिर जस का तस भी यहाँ से उतार दीजिए तो भी कोई इश्यूज नहीं है। अगला, सजेस्ट हाउ द कंडीशंस ऑफ आर्टिसंस इंप्रूव्ड अंडर द बादशाही गवर्नमेंट, या फिर हाउ द यहाँ पर अपने को ये बताना है कि बादशाही गवर्नमेंट के अंडर में किस तरीके से जो है इनकी कंडीशन वगैरह इंप्रूव होनी थी या फिर हुई या फिर इस तरीके के वादे किए गए। तो उसका जवाब ये था कि इन लोगों ने ये बोला था कि एक तो आपको हम लोग नौकरी पे रखेंगे, एक्सक्लूसिवली आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिया जाएगा आपके जो अमीर उमराव हैं और बाकी सारे लोग हैं उनके अंडर में, और इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग कि बादशाही गवर्नमेंट के अंडर में कंडीशन जो नेटिव आर्टिसंस की है इस तरह से इंप्रूव होगी क्योंकि उनको एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉय किया जाएगा राजाओं के द्वारा, आपके रिचेस के द्वारा और किंग्स के द्वारा उनकी सर्विस में। तो इससे जो है उनकी कंडीशन वगैरह में इंप्रूवमेंट आना है। अभी तो अंग्रेजों ने उनकी हालत खराब कर रखी है, एक तो उनका कॉम्पिटिशन है प्लस मार्केट वगैरह पूरा कैप्चर कर रखा है। बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ये काम इन्हीं लोगों से करवाया जाएगा, अंग्रेज वगैरह आपका इक्वेशन से आउट हो जाएंगे तो फिर ये लोग यहाँ से काफी ज्यादा पैसा वगैरह कमा सकते हैं। अगला, What were the causes of dissatisfaction of public servants with the British government? ये भी आसान सवाल है, इसमें भी आपको इसका जवाब जो है पैराग्राफ से मिल जाएगा, अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें डिससेटिस्फैक्शन का कारण क्या था? एक तो नेटिव्स को जो है इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, प्लस उनकी सैलरीज वगैरह कम थी और सारी जो भी आपकी इन्फ्लुएंस वगैरह की पोस्ट थी वो एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के लिए आपका रखी हुई थी। तो इस कारण वो कोई पावर या इन्फ्लुएंस वगैरह एंजॉय नहीं करते थे। इस तरीके से आप बना के 2-3 लाइनों में इसका जवाब लिख सकते हैं, मोर देन इनफ होगा। और इस तरीके से आपका ये आंसर जो है 4 में से मैक्सिमम नंबर आप फेच कर सकते हैं। हो सकता है आपको, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, 4 के 4 नंबर दे दे, और नहीं तो कम से कम 3.5, 3.75, 3.85 मार्क्स के आसपास आपको इसमें मिल जाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द फोटोग्राफ ऑफ सिकंदराबाग बाय फेलिस बियाटो केयरफुली एंड आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको एक तस्वीर दी गई है एक जगह की जिसका नाम है सिकंदराबाग। अब ये जो तस्वीर है ये बना या फिर फोटोग्राफ है ये बनाई गई है फेलिस बियाटो के द्वारा। अब इन्होंने आपसे सवाल में ये बोला है कि ये जो तस्वीर या फिर ये जो फोटोग्राफ खींची गई है फेलिस बियाटो के द्वारा सिकंदराबाग की, एक तो इसको पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद में आपसे 4 सवाल पूछे, इनमें से कोई भी 3 का जवाब आप मेरे को जो है दे दो। तो अपन लोग तो खैर 4 के 4 सवाल सॉल्व करेंगे। पहले फोटोग्राफ देखते हैं इसमें है क्या। इसमें सिकंदराबाग के नाम से ये बिल्डिंग अपने को दिख रही है। अब साफ समझ में आ रहा है कि ये बिल्डिंग शत विशत है, यहाँ पर कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग कई जगहों से आपको टूटी हुई दिख रही है। यहाँ पे डैमेज्ड है, यहाँ डैमेज्ड है, यहाँ डैमेज्ड है, इधर उधर कई जगहों से डैमेज्ड है और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है खाली पड़ी हुई है। एक बात। दूसरी बात ये यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पे ये हड्डियां और नर कंकाल पड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे के सारे आपके नर कंकाल वगैरह पड़े हुए हैं। इंसानों की जो हड्डियां हैं, लाशें जब सड़ जाती हैं और उनका मांस वगैरह जब खत्म हो जाता है, डिकम्पोजर जब सब खा जाते हैं, उसके बाद में जो आपका
ये जो आपकी हड्डियां बचती हैं, बस वही वही आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक घोड़ा खड़ा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, इस तरीके से सारी की सारी बिल्डिंग वगैरह जो है बर्बाद है। अब ये फोटोग्राफ जो है सिकंदराबाद की, ये खींची गई थी फेलिस बियाटो के द्वारा। अब अपने को इसमें 4 ऑप्शंस पूछे गए। हु बिल्ड द फेमस मॉन्यूमेंट सिकंदराबाद? इसका जवाब क्या है? ये जो फेमस मॉन्यूमेंट है सिकंदराबाद का, इसको बिल्ड किया था नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ में। ठीक है जी, याद रखिएगा, सिकंदराबाद नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ में बिल्ड किया था पहला। तो पहले का जवाब तो सिंपल है, हु बिल्ड द फेमस मॉन्यूमेंट सिकंदराबाद, नवाब वाजिद अली शाह। सीधा सीधा एनसीईआरटी से एक फोटोग्राफ के ऊपर उठाया हुआ सवाल है, अगर आपको पता है तो 1 नंबर आपका पूरा पूरा फिक्स हो गया। दूसरा, व्हाट सिंबलिज्म इज प्रोजेक्टेड बाय द डिपिक्शन ऑफ स्केलेटन्स स्ट्रीवन ऑन द ग्राउंड? अब यहां पर जो ये स्केलेटन्स वगैरह आपके ग्राउंड पे पड़े हुए हैं और जो बाकी सारा जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका जो मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब कुछ क्या शो कर रहा है, या फिर ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? क्या मैसेज या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर आप कर रहे हो? इसका जवाब यह है कि ये जो स्केलेटन्स वगैरह जो ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, ये उन रिबेल सिपाही के स्केलेटन्स वगैरह हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने मर्सीलेसली जो है मारा था। और सिग्नल ये था कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके साथ में यही जो है किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ सिकंदराबाद फ्रॉम दिस फोटोग्राफ? अब ये जो फोटोग्राफ में सिकंदराबाद की जो स्थिति है, सिकंदराबाद की जो हालत अपने को दिख रही है, जो समझ में आ रही है, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम लोग किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये जो सिकंदराबाद है, इसकी जो स्थिति है, इससे ये अपने को समझ में आता है कि बिल्डिंग जो है बुरी तरह से डैमेज हो गई थी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पीरियड में। अटैक काउंटर अटैक के पूरे जो प्रक्रिया चली है उसमें ये बिल्डिंग बुरी तरीके से जो है शत विशत हुई थी, डैमेज हुई थी। साफ समझ में आ रहा है ये अपने सुप्रीम में नहीं है, टूट फूट और काफी ज्यादा यहां पर जो है मलबा माल पड़ा हुआ है। इससे क्लियर हो रहा है कि इस बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, हु आर द 4 सोल्जर्स इन द बैकग्राउंड? अब इसमें अपने को ये पूछा गया है कि ये बैकग्राउंड में आपको 4 सिपाही जो हैं वो जो दिख रहे हैं वो कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा, बैकग्राउंड में आपको जो ये 4 सिपाही दिख रहे हैं, ये कोई ना कोई इनहैबिटेंट होने चाहिए सिकंदराबाद के, जो लोग सिकंदराबाद में या तो रहते होंगे या फिर सिकंदराबाद के आसपास के इलाके में कहीं पे, ये जो बिल्डिंग है इसके आसपास कहीं पे रहते होंगे। इनको बुला के बैठाया गया होगा साफ सफाई कराने के लिए, या फिर ये ऐसे ही आ गए होंगे, या फिर जो आपका फेलिस बियाटो है, इसने जब फोटो खींचनी होगी तो और ज्यादा अपना ये संदेश वगैरह देने के लिए इंप्रेसिवली कि हम इतनी अच्छी बिल्डिंग देखो जहां पे हजारों लोग रहते थे, आते थे, जाते थे, सब काम करते थे, वहां की ये हालत कर दी कि 2-4 इस तरीके के जो हैं लोग आपको यहाँ पे अब देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरीके के लेवल पे हम लोग आपको ले आएंगे अगर आपने हमारे साथ रिवोल्ट किया। इस तरीके के मैसेज देने के लिए शायद बैठा दिया, मगर इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये सोल्जर्स बेसिकली इनहेबिटेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर इलाके में रहने वाले। चले आगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारा टर्म 2 का पेपर आने वाला है, उसमें जो हमारे सिलेबस का जो 3rd चैप्टर है रेबल्स एंड द राज, इसमें से आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं, या फिर जो पैराग्राफ्स हैं उसके ऊपर किस तरीके के सवाल वगैरह पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को जवाब वगैरह जो है देना है। तो अलग अलग तरीके की जो थीम्स हैं इसमें जो हमको पढ़ाई गई हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब में से हम लोगों ने एक एक पैराग्राफ जो है या फिर एक एक जो आपका टॉपिक है, एक एक जो केस है उसको हम लोगों ने उठाया है, उसके ऊपर हम लोगों ने फिर क्वेश्चंस वगैरह बनाया और उनको सॉल्व कर कर देखा है। इस पर्टिकुलर जो केस बेस्ड स्टडीज़ है, हालांकि मैं अपने इसके पहले वाले चैप्टर्स के जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर के वीडियोस बनाए उसमें भी मैंने ये बात कही है, इसमें भी मैं आप लोगों को ये बात कहूँगा, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो पहली बार जुड़े हैं, जहाँ तक हो सके आपके पेपर में अगर आप हो सके तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के साथ में आप लोग अपने जो है पेपर की शुरुआत करिएगा। वजह यह है कि आपको सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस केस बेस्ड मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर से आए। 2 पैराग्राफ्स आपको पढ़ने हैं और उसके ऊपर आपने 3-3 सवालों के जवाब देने हैं। तो 2 पैराग्राफ जो आपने पढ़ने हैं और उसके ऊपर 3-3 सवालों के जवाब देने हैं। अब एक एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क का है, तो 3 सवाल इस तरह से आएंगे कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मतलब एक एक क्वेश्चन में आपको एक एक या 2-2 लाइनें लिखनी है 2 क्वेश्चंस में, और एक क्वेश्चन में आपको 3-4 मैक्स टू मैक्स 5 लाइनें लिखनी है। और ये भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको उसके ऊपर जो है इसका जवाब देना है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि और 2 पैराग्राफ पढ़कर इसका जवाब देने में 15 मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इसमें आपको। तो आप जल्दी जो है इसका जवाब देके 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप खत्म कर सकते हैं। 8 में से 7, 7.5, 7.75
7.85, 7.85, 7.9 तक जो है मार्क्स आप मैक्सिमम फैच इसमें से कर सकते हैं, और बाकी उसके बाद में फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वजह यह है कि ये सारे क्वेश्चन में आपको अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, एक पर्टिकुलर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है वही आप लोगों ने पढ़ना है, या फिर एक कोई पर्टिकुलर केस आपको दिया हुआ है वही आप लोगों ने पढ़ना है, और उसी के ऊपर फिर आपने सवालों के जवाब देना है। तो फायदा यह है इस चीज़ का कि आप लोग इसमें अलग से अपने को कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इफेक्टिवली जो है अपन लोग इसका जवाब देकर इसमें से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस वगैरह में तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी जाएगा और उसमें पूरे मार्क्स भी नहीं मिलने, और उसमें जो आपने लिखा है किस तरह से लिखा है, क्या आपका प्रेजेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ों के या काफ़ी सारे फैक्टर्स या काफ़ी सारे रीजंस के ऊपर फिर जो है डिपेंड करता है कि आपको कितने कितने नंबर एग्जामिनर देने वाला है। यहाँ मगर नंबर कटने के चांसेस वगैरह नहीं है। तो इसलिए मेरी सलाह है, इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, और एज अ फ्रेंड आप लोगों को एक गाइडेंस है कि हो सके तो अपना जो टर्म 2 का पेपर है आप सेक्शन सी के साथ में और उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उसके साथ में करिएगा। तो यहीं पर जो है हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह के, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जाइए। हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखकर भी यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम के क्लासेस वगैरह भी आपको अब अलग से डेडिकेटिवली हिंदी मीडियम के रेस्पेक्ट में ध्यान रख के जो चैनल है उसके ऊपर मिलना शुरू हो गई हैं। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी मेन वेबसाइट या आपकी जो मेन वेबसाइट है उस पर, या यूट्यूब चैनल जो है उस पर, या हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाला जो चैनल है इस पर जा सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूसिवली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैग्नेट ब्रेन्स में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर्स पढ़ा के फिर ये बोला जाए कि बचे हुए के लिए आपने पेमेंट वगैरह करना है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक चाहे CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका NTSC हो, चाहे ओलंपियाड हो, और इनफैक्ट उसके अलावा जो दूसरे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए भी धीरे धीरे आपको कोर्सेज वगैरह मिलते चले जा रहे हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में जुड़े रहिए। इस वेंचर का, इस इनिशिएटिव का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाइए। अपने जो दोस्त हैं, बाकी जो लोग हैं जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, सबको बताइए कि आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी तरीके का कोई फ़ीस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अलग से एक्सक्लूसिवली मेंबरशिप नहीं चाहिए पड़ती, यहाँ कभी ये नहीं होता कि 2 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएँ और उसके बाद उनके लेक्चर्स आपको टेलीग्राम पे ढूंढना पड़ रहे हो कि किसी ने अगर डाउनलोड करके डाल दी हो। ऐसा कहीं नहीं होगा, आपको सारा जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करिए, जितना हो सके उतना अच्छा अपने एग्जाम्स में परफॉर्म करिए, करियर्स में अच्छा करिए, बढ़िया बेहतर नागरिक बनिए, अपने लिए लॉरेल्स लेकर आइए, सफलताएं लेकर आइए, माता पिता के लिए गर्व लेकर आइए, अच्छे नागरिक बनिए और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करिए। इसी नोट पे ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें, खूब हंसें, मुस्कुराएं और मेहनत करते रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। थैंक यू।